ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये हफ्ते में हर वीक एक प्रोग्राम होता है, हर फ्राइडे, जिसमें भारत के पड़ोसी मुल्कों की खबरों पर खास चर्चा होती है। और सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं और वहां एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। कई किताबें आपने लिखी हैं और साउथ एशिया पर खास नजर रहती है। इन तमाम मुल्कों में उनके अपने जाती राब्ते, आपके कॉन्टैक्ट्स, मीडिया को फॉलो करते हैं और उसके नतीजे में बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें आपको पहुंचाते हैं, जो आप लोग काफी पसंद करते हैं। आखिर तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। और आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे, एक तो ये कि मोदी जी का जो इजराइल विजिट हुआ है उसके क्या मानी है, यहाँ की सियासत पे क्या असर पड़ेगा, देश के दूसरे इश्यूज पर, दूसरे हालात पर क्या कुछ असर पड़ेगा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या अमेरिका को मनाने के लिए नेतन्याहू के पास मिलने गए थे मोदी जी, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फिर हमला और कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तालिबान का कहना है कि हम जवाब जरूर देंगे, बदला जरूर लेंगे। उसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सब मुल्कों की खबरें हम डिस्कस करेंगे। मुस्तफा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हफ्ते आप हमें टाइम देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। क्या कुछ है ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के लिए इजराइल पहुंचे और बहुत ही पुरतपाक अंदाज में उनका इस्तकबाल हुआ, क्या कुछ माने हैं, पीछे क्या कुछ है? क्योंकि इन सबकी कहानियां कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल से भी जुड़ी हुई है और भी बहुत सी चीजें हैं जो शायद एक दूसरे को नजदीक रखे हुए हैं। क्या लगता है आपको? जी जी, ये बहुत बड़ी खबर है, मतलब पूरे साउथ एशिया के लिए भी और खासकर हम और आप जो हिंदुस्तानी हैं उसको, उनके लिए भी। क्योंकि ये जो रूटीन दौरा होता है ये तो दौरा पुराना ही है, मतलब पहले ही से फिक्स हुआ हुआ होगा। लेकिन हम और आपके लिए जो एक बहुत चौंका देने वाली बात है कि अभी इस जो माहौल है अभी भारत के अंदर, इसमें प्रधानमंत्री को क्या जरूरत पड़ गई थी कि वो इजराइल जाए। कोई बात तो ऐसी है जो कि मतलब देश से भी ऊपर है और मोदी साहब से भी ऊपर है, जिसकी जरूरत उन्हें ऐसी पेश आई कि उसको उनको इसराइल जाना पड़ा। और ये भी मैं बता दूं अपने साइमन को कि बताया तो जा रहा है कि एक रूटीन मतलब उनका विजिट है और वो एक डिप्लोमेटिक विजिट होता है। हर हेड ऑफ द स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2017 में जब मोदी साहब गए थे मतलब इजराइल, उसके बाद से अब जा रहे हैं। और 2017 जो गए थे उसकी जो है परत एप्स्टीन ने खोल दी, जेफरी एप्स्टीन ने, कि वो क्यों गए थे इजराइल और वहां क्या डांस किया था उन्होंने और क्या किया था। वो तो कहानी आप और हम आप मजे लेके सुन रहे हैं। लेकिन अभी जो बात हम लोग कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को देश छोड़ करके मतलब इजराइल जाने की क्या क्या दिक्कत, क्या दरपेश आई है, क्या परेशानी है। तो मैं इसको 3 हवाले से देखता हूँ और वो 3 के अंदर अंदर जो है वो एक एक प्रोग्राम का पूरा मतलब वो है। लेकिन आहिस्ता जल्दी जल्दी मैं बता दूं। एक तो यह है कि इंडिया का बायलैटरल रिलेशनशिप जो इजराइल के साथ है, जो कि बढ़ते से बढ़ता जा रहा है 2017 से और उससे पहले भी और उसके बाद भी। और उसके बाद जो है वो अब मोदी साहब गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सर्व करने गए हैं और इसराइल से कुछ न कुछ मतलब अपने लिए, हिंदुस्तान के लिए कोई कोई फायदा जो है वो लेके आएंगे। और क्या लेके आएंगे वो तो बाद में ही मालूम होगा। दूसरी जो बात है वो ये कि थ्रू इसराइल या थ्रू नेतन्याहू जो है वो ट्रम्प के पास जाना चाह रहे हैं और वहां जाकर के कुछ इंडिया यूएस जो रिलेशनशिप अभी बहुत बिगड़े हुए हैं, बहुत संगीन है, उसको वो ठीक कराने के लिए वो कोई लॉबिस्ट और कोई मतलब ऐसे लोगों को वो शायद
नेतन्याहू को जो है अपना एक समझ लीजिए कि स्तंभ मान रहे हैं कि उसकी वजह से जो है वो चले जाए। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो मतलब उस तीसरे में जो है वो दो पहलू है, ए और बी। ए तो ये है कि वेस्ट एशिया का जो इजराइल और पैलेस्टीन का जो झगड़ा है उसको कैसे मतलब किस साइड में है, कि क्या वो पैलेस्टाइन की साइड में है, मोदी साहब भारत को लेके पैलेस्टाइन के साथ जा रहे हैं, या क्या वो आउट एंड आउट जो है वो इजराइल के साथ है। ये भी खुलासा हो जाएगा बहुत जल्दी। और इसी के साथ जो बी पार्ट है वो है अमेरिका अमेरिका कह लीजिए या इजराइल वर्सेस ईरान। तो ये पूरा बैकड्रॉप है। तो इसमें इजराइल और ईरान को हम छोड़ देते हैं आपके लिए, वो अपने आप मीडिया स्टार वर्ल्ड में उसको और अच्छे से उसका जो है व्याख्यान करें। हम और आप जो हैं वो अभी दो ही मुद्दे पे आते हैं। एक मुद्दा तो यह है कि इंडिया को इजराइल से क्या दरपेश आ गया। तो मेरा ये कहना है कि इंडिया जो है वो अब काफी डिपेंडेंट हो गया है आर्म्स एंड एमिनेशन और डिफेंस और मिलिट्री सप्लाईज के लिए। और इसके लिए जो है अब इंडिया जो है वो अभी इसराइल के पास गई है। अब यहाँ पे हम और आप जो कि एक बहुत ले एनालिस्ट है, कोई बहुत हम मतलब मिलिट्री एनालिस्ट नहीं है। अब देखिए जो जो ड्रोन आया था हम इसराइल से, पूरा का पूरा जो इंडिया ड्रोन यूज की थी ऑपरेशन सिंदूर में, वो इसराइल का ही बना हुआ था। और वो जो है उसकी कारकर्दगी ये थी कि वो सब फुस हो गया। वो कुछ तो उड़ा ही नहीं, कुछ फटा ही नहीं, कुछ गया ही नहीं टारगेट पे। तो अब ऐसे मुल्क से जो है हमारे मोदी साहब फिर संधि करना चाह रहे हैं। दूसरी बात उसमें यह है, मैं उनको वो नहीं कह रहा हूं कि वो क्या क्या वहां से लेंगे, क्या हमसे नॉमिनेशन लेंगे। दूसरी बात है कि जो पेगस स्पाईवेयर उन्होंने लिया था जिसका काफी शोर शराबा हुआ था और वो फिर अब उस मीडिया के शोर शराबे में दब गया है, उसका भी पर्दाफाश हो गया था। इस तरह की चीजें वो इसराइल से लेते हैं। और इसराइल जो है वो इसी तरह की चीजें बनाता है जो कि मतलब काउंटर इंसर्जेंसी और इस तरह की चीजों में वो तो हर वक्त लगा रहता है। और उसके पास इसी तरह के अब वो बड़े बड़े रफाल की तरह जेट तो बना नहीं रहा। तो मेरा यही ख्याल है कि इंडिया का पूरा जो मंशा है इसराइल को जाने के लिए मोदी साहब का, वो डिफेंस डील करने का है। अब मेरा यही कहना है कि ये डिफेंस डील कितना बड़ा होगा, क्या क्या होगा इसके अंदर, तो इसको हम लोगों को देखना है और समझना है। अभी हम लोग दूसरे इस पर आ जाते हैं कि ट्रम्प साहब के साथ रिश्ते बनाने की बात है। तो ट्रम्प साहब ने अभी जो है वो वहां पे अमेरिकन कांग्रेस में भी जो है एक खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि टैरिफ से तो हम 1 इंच भी नहीं पीछे हटे। और अभी जो ट्रम्प साहब का मौकिफ है वो ये है कि इंडिया के ऊपर उन्होंने जो सोलर पैनल का जो टैरिफ है वो 10% था, उसको बढ़ा करके 123% कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सोलर पैनल जो है इसमें कुछ भी इंडियन नहीं है और ये डंपिंग माल है जो कि चाइना से निकलता है, वह जो है इंडिया होते हुए हमको वो दे देते हैं, तो हम तो चाइनीज माल लेंगे नहीं। इसलिए इंडिया जो भेज रही है तो वो अब सोलर पैनल का जो है मतलब जो ट्रेड था वो इंडिया को काफी बेनिफिट कर रहा था क्योंकि उसमें सिर्फ 10% का टैरिफ था और उन्हें कुछ करना नहीं था, चाइना से खरीदा, अमेरिका में डंप कर दिया, तो ये पकड़े गए। तो अब उन्होंने मोदी साहब ने वो ट्रम्प साहब ने कह दिया कि या तो इसे स्टॉप कर दे या नहीं तो 110% दे। तो 110% में कौन कौन भेजेगा वहां। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो भी बहुत कड़े अल्फाज में कही है कि इंडिया को वेनेजुला से तेल खरीदना होगा। अब वेनेजुला आज के डेट में तो अमेरिका ही है, वो तो कोई इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री तो है नहीं। और वेनेजुला के तेल का जो सौदा है वो शायद, देखिए अब इसको समझने के लिए हम जो है वो रशिया से 30% कम दाम पे, मतलब जो कि ग्लोबल प्राइसिंग होती है उससे 30% कम दाम पे हम रशिया से तेल खरीद रहे थे। अब वो तेल जो है उन्होंने बंद करवा दिया अमेरिका ने। अब वो इंडिया को फोर्स कर रहे हैं कि आप वेनेजुला से खरीदो। अब ये जो मार्केट रेट का उन्होंने जो दाम रखा है उससे 12 से 15% ऊपर है एंड इंडिया इज फोर्स, उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, वो तो वेनेजुला से तेल खरीदना पड़ेगा। अब वो तेल खरीदेगा जो बाजार के भाव से 10 या 12% या 15% के से ज्यादा है।
तो ये बहुत बड़ा धक्का लगा। दूसरी बात जो है वो मोदी, यहाँ हम लोग जो है वो इनके क्या कह रहे हैं, पीयूष गोयल के और भी लोगों को, कि हम तो, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया और कहाँ कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो तो दीवार है, उसको तो हम खोल ही नहीं सकते हैं, वो तो किसी भी मुल्क के लिए नहीं खुलेगा। लेकिन अभी ट्रम्प सरकार ने कहा है कि मोदी साहब ने एग्री कर लिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी इंडिया का खुलेगा और वो जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी जो है वो इंडिया में भेजेंगे, चाहे वो पैकेज्ड हो या चाहे किसी और तरह की हो। अब इसी कड़ी में एक बात और मैं कह दूं कि इंडिया को इतनी जल्दी थी कि 2 फरवरी को ट्रम्प साहब का बयान है, उनका ट्वीट है और उनका जो है वो एक बाकायदा एक पैराग्राफ का उनका मैसेज है जो कि मंजर आम पे आ चुका है कि इंडिया ने 2 फरवरी को ट्रम्प साहब से कहा कि आप संधि कर ले जल्दी से जल्दी, डन डील। यहाँ राहुल गांधी और बाकी लोग जो है वो कहते रहे, लेकिन मोदी साहब ने कह दिया कि हमें जल्दी से जल्दी डन डील कीजिए आप, अब हम मतलब ज्यादा और नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो इजराइल का दौरा है मतलब इंडिया का और प्रधानमंत्री का, अब यहाँ पे जो बात आती है वो आती है हमास और पैलेस्टाइन का। तो अब इंडिया ने जो है वो एक रुख चेंज कर लिया, क्योंकि 80 मुल्क जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि मतलब पैलेस्टाइन जो है खत्म हो जाए दुनिया के ग्लोब से। अब इंडिया भी उसको ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन अभी जो विजिट है मोदी साहब का, उनकी कोई भी मीटिंग नहीं है मतलब हमास वालों से या पैलेस्टीनियन के किसी भी इससे। अब आपको याद होगा यासिर अरफात का और इंदिरा गांधी का जो इक्वेशन था, वो सब भी तो इसी कड़ी का। वो इंदिरा गांधी जो है वो हमेशा पैलेस्टाइन के साथ खड़ी थी और मतलब वो सब कहानी तो नहीं है। अभी की कहानी ये है कि हम मतलब एक खबर और भी इसी के साथ साथ है, बहुत सारी खबरें हैं। अभी यूक्रेन के युद्ध विराम के लिए जो है वो यूनाइटेड नेशन में मतलब वोटिंग हो रही थी या क्या हो रही थी, जिसमें इंडिया और यूएसए दोनों एब्सेंट हो गए। तो आप ये भी समझ लीजिए कि ना हम रशिया के साथ है, ना हम यूक्रेन के साथ है, हम तो यूएस के साथ है। तो ये सब जो चीजें आ रही हैं, और वो यूएस जो पहले ईरान से तेल लेना बंद करा चुका भारत को, उसके बाद अब रूस से तेल लेना बंद करो और वेनेजुएला से लो, हमसे लो, यानी ज्यादा कीमत पर लो, इतना मजबूर कर दिया। ये देखिए बहुत ही अजीब सूरत है ये समझना। एक तरफ तो वो एप्स्टीन फाइल का दबाव, दूसरी तरफ अडानी के खिलाफ जो केस अमेरिका में चल रहे हैं उन्हें बचाने की कोशिश, इस सब में देश के हित, नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पिस रहे हैं। इसे बहुत तरीके से सबूतों के साथ बहुत लोग, हम नहीं बल्कि और बहुत लोग इस बात को बता रहे हैं। लेकिन देश का भविष्य कैसे होगा, ठीक कैसे होगा, जब वहां सौदे कुछ और हो जाएंगे, पीछे कुछ और छुपा हुआ होगा, यानी बेडरूम से तय होने लगी इंटरनेशनल सियासत। ये बहुत ही तकलीफ दे पहलू है। जी अब हम चलते हैं बाकी। जी 2 चीजें और मैं बता दूं अपने सामाइन पे, ये इसके ऊपर भरोसा नहीं कीजिएगा। ये जो है ये सोशल मीडिया में कहीं से आ रहा है कि नोटबंदी का जो इंडिया में नोटबंदी का जो मामला हुआ था, वो एप्स्टीन साहब से मिलके, जेफरी एप्स्टीन से मिलके वहां पे उनके आइलैंड में तय हुआ, जिसको मोदी साहब ने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। अब ये खबर कितनी सत्य है या नहीं है, ये तो फिर और आगे इन्वेस्टिगेशन की बात होगी। बिल्कुल। आखिरी बात मैं इसमें कहना चाहूंगा कि देखिए ईरान साउथ एशिया का एक पिवट है। एक किनारे में ईरान एक बहुत बड़ा मतलब उसका ऐतिहासिक इतिहास है और बहुत बड़ा मुल्क है। अभी जो ईरान और इजराइल की जंग हुई है उसमें ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी। और ये भी है कि अभी जो वो कहते हैं ना फारस और की खाड़ी जो है, उसमें जो है वो जो ईरान के साथ लगा हुआ है वो तो फारस ही है। वहां पे रशिया का जो है वो नेवल शिप आ चुका है, चाइना का भी नेवल शिप आ चुका है। तो अगर अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो उसका असर तो पूरे दुनिया पे पड़ेगा, बिलखुसूस तो अरब पे पड़ेगा, और उसके बाद जो साइड है वो हम हैं, मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान। यकीनी तौर पर हमारा भारत जो है वो दूर नहीं है उस इलाके से, असर जरूर होगा।
और बहुत बुरा असर ये हो सकता है कि मोदी जी तो इजराइल जाकर के अपनी दोस्ती वहां दिखाना चाह रहे हैं और यहाँ ईरान की ताकत के सामने कुछ दुनिया के हालात बदलेंगे। उस वक्त मोदी जी कहां जाएंगे वो समझने की बात होगी। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने दूसरी खबरों की तरफ। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या हो रहा है, ये अभी उनके जबीहुल्लाह मुजाहिद का जो बयान आया वो काफी सख्त लग रहा है। क्या ये झगड़ा बढ़ता जाएगा, क्या कुछ है, कहां से कहां पहुंचेगा ये? और तालिबान और पाकिस्तान की शिकायत यह है कि इस सब में भारत पीछे है। भारत ने जब से तालिबान से ताल्लुकात बढ़ाए हैं तब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब हो गए। क्या है वहां के हालात? इस खबर को पहले खबर को समझ लीजिए, फिर एनालिसिस पे जाते हैं। खबर यह है कि पिछले इतवार, जो भी गुज़श्ता इतवार है, उस दिन पाकिस्तान ने बाकायदा एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान के ऊपर। और ये स्ट्राइक काबुल पे नहीं हुआ है, बल्कि उनका नंगहार और पख्तिया जो साथ में बॉर्डर लगा हुआ है उसके ऊपर हुआ है। और पाकिस्तान का कहना है कि हमने 11 जो है वो टेररिस्ट कैंप को जो है वो हमने डिस्ट्रॉय किया है। और उनका कहना है कि हमने 70 टेररिस्ट को मारा है। और मतलब ये है कि ये हमारी जो है काउंटर टेररिज्म की कार्रवाई थी और हमने अपने मतलब अपनी दिफा के लिए या अपने इसके लिए काम किया। अब जो है वो शबकतुल्लाह मुजाहिद जो उनके स्पोक्समैन है इंटरनल अफेयर्स के, उन्होंने कहा कि नहीं 70 नहीं है 18 है। पहले 17 बोल रहे थे, फिर 18 हो गया। तो 18 लोग मरे हैं, इसमें ज्यादातर सिविलियन है, कोई टेररिस्ट नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान की हठधर्मी है कि वो दूसरे मुल्क के अंदर घुस के वो जो है मार रहा। हम इसका जवाब जरूर देंगे और वो हम वेट करें मतलब हमारे जवाब का। और उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को हिट करेंगे। तो ये जो है ये तो खबर है। अब आ जाइए बात जो है हम लोग करें कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को ब्लेम कर रहा है और अफगानिस्तान कह रहा है कि नहीं पाकिस्तान के अंदर इंटरनल मैटर है, वो इंटरनल वो करे। तो मैंने बराबर इसको मतलब आपके साथ डिस्कस करने की बात की थी कि देखिए अब मैं इसमें इसको इस तरह से देखता हूं कि एक गिलास जो है वो आधा पानी से भरा हुआ। आप कह रहे हैं कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, मैं कह रहा हूं कि आधा खाली है। कौन सही है? जाहिर है दोनों सही है अपनी अपनी जगह। जी जाहिर सी बात है। हम पाकिस्तान का मौकिफ ये है कि जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस है वो अफगानिस्तान से आकर के हमारे यहाँ डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं और उसका जो मतलब हवाला है वो ये है कि यहाँ धमाके हो रहे हैं, जो कि सही बात। और ये जो अभी किया है इन्होंने काउंटर जो टेररिज्म किया है, ये वही जो शिया मॉस्क जो इस्लामाबाद था उसको आगे रख करके उन्होंने कहा कि ये हम काउंटर टेररिज्म कर रहे हैं। इस बात की बजाय एक चीज और ये है कि पाकिस्तान जो है वो टीटीपी को अब उसने नया नाम दे दिया है। उसने कहा है फितनाए खारिज। फितनाए खारिज का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये फितना है, खारिज है। और उनका ये कहना है कि अब मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूं कि एंटी पाकिस्तान फोर्सेस कौन है अफगानिस्तान में? क्या रशिया है, क्या चाइना है, क्या ईरान है, क्या अमेरिका है या इंडिया है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता? अब भाई एलिमिनेशन राउंड में आप एलिमिनेट कर दीजिए। चाइना क्यों करेगा, वो तो गारदार पोर्ट बना रहा है। रशिया जो है वो मॉस्को से आकर के अफगानिस्तान को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेगा, उसको क्या मिलेगा? ये भी ईरान जो है वो तो खुद ही आपस में मतलब अभी अमेरिका से मर काट रहा है, वो जाके क्यों अफगानिस्तान के थ्रू? तो अब बात जो आ जाती है वो ले देखे उसमें कुछ ना कुछ तो दम है। वो दो ही लोग हैं, एक तो अफगानी है जो अफगानिस्तान है और दूसरा उसमें इंडिया का रोल है। अब मैं क्योंकि इंडियन हूं तो मैं तो इंडिया को डिफेंड करूंगा। अब मेरा ये कहना है कि देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि अभी $2000 पर डे का रेट है एक मिलिटेंट को हायर करने। एक मिलिटेंट को एक AK-47 दे दीजिए, दो चार कार उसको जो है मैगजीन दे दीजिए और $2000 जो है उसको दे दीजिए, वो चला जाएगा, कुछ भी करेगा। और अफगानी जो है इस बात के लिए 40 साल से ट्रेंड है।
कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कभी उसके लिए मजदूरी करते हैं। वो तो हर दिन की दहाड़ी लेते हैं, और जैसा एक मजदूर है 800 रुपये या 1000 रुपये हिंदुस्तान में जो है वो कमा लेता है, और उसके बाद जो है वो अपना खाना खर्चा चला रहा है। अफगानी जो टेररिस्ट है उनका रेट है $2000। अब $2000 इंडिया लेके जाती है काबुल में। अब पाकिस्तानियों का यही कहना है कि इंडिया जो है वहां जाके काबुल में वो पैसों का ट्रंक लेके जा रही है, पाकिस्तानी कह रहे हैं। और वहां वो जो है इन जो 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 वो है मर्सनरीज हैं, इनको लेकर के वो फील्डिंग सेट करती है और उनको भेजती है कि आज तुम यहाँ ब्लास्ट कर दो और वो वहां ब्लास्ट कर दो। तो ये तो बात वहां खुल के आ रही है। अब बात यहाँ पे आ रही है, पाकिस्तान का मौकफ है कि जो अफगानी सरकार है वो तालिबान जो है वो इनको कंट्रोल करे। अब देखिए मिजाज जो अफगानियों का है, अफगानी तो खुले सांड है, वो किसी के आगे जो है वो झुकने वाले नहीं है, और जहां पैसा मिलेगा उसे वहीं से बिक जाए। तो इसीलिए जो तालिबान है उनका भी कंट्रोल नहीं है ये सब एलिमेंट में। और वहां बहुत सारे ग्रोह हैं, बहुत सारे एक एक लॉर्ड हैं कि उनके साथ साथ 1000 2000। हमें याद है अहमद शाह, वो क्या अहमद शाह मसूद को देख लीजिए आप, या पंशीर वाले, या जो मैं ज्यादा कह रहा हूँ जो पश्तून वाले जो थे वो गुलबुद्दीन हिकमतियार थे। मैं उनका बड़ा फैन था गुलबुद्दीन हिकमतियार का। उनके पास 20 से 30 हजार मिलिशिया थी, 20 से 30 हजार मिलिशिया थी, और वो चारों तरफ से उन्होंने काबुल को घेर लिया था। और उनके लड़ाके जो है पूरे काबुल पर जो है अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, जो फायरिंग की तस्वीरें भी आई हैं कि कहाँ कहाँ क्या। तो अफगानिस्तान और को हिंदुस्तान से या अमेरिका से या किसी और मुल्क से नहीं मिला ये। वो खुले सांड हैं, वो तो जहां चाहेंगे वो चला लड़ाके जाएंगे। हैं, वो लड़ाके हैं, एक लंबे अरसे से लड़ाके हैं वो। ये बात अपनी जगह सही है। और आपने जो रेट की बात बताई $2000, तो ये बहरहाल बहुत ही अट्रैक्टिव है। $2000 का मतलब तकरीबन इंडिया के 1,80,000 बैठते हैं साहब। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही फायदेमंद सौदा है। अगर धोखा भी दे दें, 2 दिन इधर उधर हो जाए, पैसे लेते रहे। खैर, मैं आपको ये याद दिला दूं कि सीरिया में जो बड़ी तादाद में इदलिब में टेररिस्ट इकट्ठे किए गए थे पिछली सरकार के दौरान, वहां से बाद में लाए गए अफगानिस्तान भी। और रूस ने बताया कि अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर्स के जरिए दाइश के लोगों को भी अफगानिस्तान पहुंचाया गया था। तो वो एक तरह से ब्रीडिंग ग्राउंड आतंकवादियों का बनता रहा है। कभी इनकार होता है, कभी इकरार होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम होता जा रहा है। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में वो तेल वाला क्या मामला चल रहा है? जी, वो तो टापी का जो कहानी है वो तो आपको पहले ही बता चुके थे कि पाइपलाइन जो है वहां से ताजिकिस्तान से वो बन के तैयार हो गया, अफगानिस्तान में शुरू हो रहा है। इसी हवाले से बल्क जो प्रोविंस है, बल्क जो मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था, वहां पे 11 तेल के कुएं हैं। वो जो है उनका एक्सप्लोरेशन हो रहा है ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जिसकी रजामंदी हो गई है, संधि हो गई है, और 3 जो कुएं हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये जो उज्बेक की कंपनी है, उज्बेकिस्तान की कंपनी है, उसमें इन्वॉल्व है। तो मेरा अपना ख्याल यही है कि जब तक ये पाइपलाइन बन के तैयार हो जाएगा तब तक उनके तेल निकलने का जो मामला है वो भी निकल जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा। तो वो पाइपलाइन जो है उसी तेल को जो है लेकर के वो फिर आगे लेके जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मतलब डेवलपमेंट का संकेत है अफगानिस्तान का, कि अफगानिस्तान जो है इस तरह से मतलब अपनी इकोनॉमी को सुधार रही है, और उसके बढ़ते रिश्ते ताजिकिस्तान से और उज्बेकिस्तान से हैं। तो ये खबर जो है वो उसी तरह की खबर है, जो कि मतलब इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, पॉजिटिव बात है। वो अपने तरक्की के रास्ते तलाश कर रहे हैं, अपनी इनकम के रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और तेल तो बहरहाल दुनिया भर में जहां भी मौजूद हो वहां की हुकूमतें कोशिश करती हैं कि उसको एक्सप्लोर किया जाए, उससे फायदे उठाए जाएं। तापी का जहां तक ताल्लुक है, वो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये इसके लिए गैस पाइपलाइन है जिसमें अफगानिस्तान में काफी तेजी से काम हो रहा है। अच्छा, हमारे पास अब वक्त बहुत कम होता जा रहा है। अब हम सीधे चलते हैं पाकिस्तान, जहां इमरान खान की तबीयत खराब बताई जा रही है, आंख का इलाज हो रहा है। क्या होगा, वो जिंदा बाहर आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, कैसे हालात बन रहे हैं?
नहीं नहीं, उसकी जो अपडेट वो ये है कि उनको गवर्नमेंट ने और जो भी लोग हैं उन्होंने जो है, गवर्नमेंट ही कह लीजिए, शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर, उनको अब इस्लामाबाद के आई हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। उनको 2 डोज जो है उनके आंख में जो है वो इंजेक्शन का दिया जा चुका है। 1 डोज जो है वो कल ही जो है 24 तारीख को उन्होंने कहा, अनाउंस किया कि एक और डे। वहां के डॉक्टरों ने कहा कि उनके आंख में इंप्रूवमेंट हो रही है, सेहत में भी उनकी इंप्रूवमेंट हो रही है। अब इसी हवाले से खबर आई है जो कि सोशल मीडिया से है, कहाँ तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है, कि फिर से आसिम मुनीर उनसे कह रहे हैं कि आप जो है छोड़ के हिंदुस्तान पाकिस्तान चले जाइए अपने बाल बच्चों के पास, जहां अमेरिका इंग्लैंड में, और वहीं जाके रहिए, यहाँ क्या ये सब तमाशा किए हुए हैं आप। जिसको इमरान खान ने फिर जो है रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि जीना यहाँ है, मरना यहाँ है, हम तो कहीं इसके अलावा जाएंगे नहीं। तो अभी तक जो इमरान खान है वो अपनी लड़ाई इसी तरह से लड़ रहे हैं। अब इसका आगे क्या होगा, जो होगा तो होगा, हम जी तब जी, बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हालात काफी संगीन हैं। और उनके बेटों ने पिछले दिनों शिकायत की थी कि वो अपने वालिद से नहीं मिल पा रहे, पाकिस्तान सरकार उन्हें वीजा नहीं दे रही है। 2 बेटे उनके अमेरिका में हैं। अच्छा, अब नेपाल की तब्दीली की तरफ कुछ हालात बन रहे हैं, वहां इलेक्शन है, उसकी क्या ताजा खबर है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब बांग्लादेश के बाद जो है नेपाल का इलेक्शन सर पे आ गया है। 5 तारीख को वोटिंग है उनकी, इसी 5 मार्च को। और सारी चीजें वहां सेट हो गई हैं, बल्कि अब तो कैंपेन वगैरह भी चलना शुरू हो गया है। और 5 तारीख की वोटिंग होंगी। और जैसे मीडिया स्टार वर्ल्ड को हमने तारिक रहमान की खबर जो है वो महीनों पहले दे दी थी कि तारिक रहमान जो है वो वहां के प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब मैं ये खबर दे रहा हूँ कि बिलेंदर शाह जो है, जो मेयर हैं अभी यहाँ के काठमांडू के, उनका जो है वो बहुत मतलब एग्जिट पोल में और ओपिनियन पोल में वो सबसे आगे हैं। और वही जो है वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे नेपाल के। और जो खास बात यह है कि वो मधेसी मूल के हैं, और वो बिहार के मिथिलांचल एरिया के रहने वाले हैं। मतलब ये लोग माइग्रेट बहुत जमाना पहले कर गए थे, लेकिन ये बाकायदा जो नेपाल जो एक वहाँ ट्राइब है, जिसके नाम से नेपाल रखा गया है, वो एक बाकायदा एक ट्राइब है। तो वो उस मुल्क के ही जो लोग हैं, बाकी सब उसी मुल्क के लोग हैं। ये पहले जो हैं जो मधेसी प्राइम मिनिस्टर होंगे। और ये जो है इनके बड़े 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 ये हैं, ये गाना वाना गाते थे, रैप करते थे। और लोगों को जो है वो रेडियो पे और टेलीविजन पे ये गाना गाते गाते पॉलिटिक्स में आ गए। ये इंजीनियर भी हैं। इनकी जो बेसिक डिग्री है वो इंजीनियर की है। और ये जो है इस तरह से ये आए, और आने के बाद फिर मेयर का इलेक्शन लड़ा। क्योंकि देखिए अभी नेपाल में जो हालत है, वो शेर बहादुर देवबा और केपी शर्मा ओली और जो पुराने पुराने वो क्या कहते हैं प्रचंड, और ये इन सबको नेपाल की पब्लिक ने ट्राई कर लिया, टेस्ट कर लिया। इनको भगाने के लिए जो है उन्होंने पूरे नेपाल में इनकलाब ले आए। अब ये यंग लड़के हैं, बेलेंदर शाह कहलाते हैं, वैसे बेलन बेलन कहलाते हैं ये, बेलन शाह बेलन शाह बेलन शाह। तो ये जो है ये अभी फेवरेट है नेपालियों के। तो हम लोग देखते हैं कि 5 के इलेक्शन के बाद में कौन जो है वो बरसरे इख्तिदार। इस बार बड़ी तब्दीली होगी, जाहिर है, इनकलाब तो बड़ी ही तब्दीली होगी। अब और कमाल यह है इसमें, मुझे याद है शेख हसीना ने कहा था कि अमेरिका हमसे एक आइलैंड लेना चाहता था और हमने नहीं दिया। और फिर बाद में वो सरकार बदली और फिर नई सरकार बनी, और अब तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बन गए, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो तो विदेश जाकर के बस गए थे। अब यहां भी बड़ी तब्दीली आ रही है। उधर बांग्लादेश में जो नई सरकार बनी है उसके बाद कुछ बड़ी तब्दीली आ रही हैं। फौज के सरबराह को भी बदला गया, क्या है खबर, क्या है? जी हाँ, वो जो सरबराह थे जो शेख हसीना वाजिद के टाइम में थे, और उन्होंने ही जो है मतलब शेख हसीना को सिर्फ पैसेज दिया था बांग्लादेश से हिंदुस्तान के लिए, और उनके रिश्तेदार भी थे, मतलब मैंने बताया था प्रोग्राम में भी। उनको अब तारिक रहमान ने हटा दिया है, और हटाने के बाद वो उनके रीशफल कर दिया है। और एक दूसरे शख्स जो थे वो भी मिलिट्री अटैची थे दिल्ली में। दिल्ली मतलब जो एम्बेसी है बांग्लादेश की, वहां वो रह रहे थे। वो भी मिलिट्री से उनका ताल्लुक था, उससे पहले किसी इन्फेंट्री वगैरह को कमांड कर रहे थे। उनको ले आए हैं, उनको प्रमोशन दे दिया है, और देने के बाद उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होता है उसका ओहदा दे दिया है। और जो पुराने साहब जो अब तो भूतपूर्व जो हो गए हैं,
उनको जो है फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ अटैच कर दिया और उनसे कहा कि हम आपको एम्बेसडर बहुत जल्दी बना के किसी न किसी मुल्क में भेज देंगे। तो ये मिलिट्री का रीशफलिंग जो है ये तारिक रहमान ने किया था, जो कि मैं तो सोच ही रहा था कि सबसे पहले जो गाज गिरेगी वो तो चीफ मिनिस्ट्री ऑपरेटर की गिरेगी। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि वो जो है एक खूनरेजी होने से उन्होंने बचा दिया और हसीना वाजिद की बातें नहीं मानी उन्होंने, और वो जो है मतलब उनको जो है वहां से सेफ पैसेज भी दिलवा दिया ताकि उनकी भी जान बच जाए। तो ये खबरें हैं क्योंकि तारिक रहमान को तो ये भी तो दिखाना होगा कि देखिए हम जो है कुछ कर रहे हैं आवाम के लिए। और ये जो मिलिट्री का जो डिक्टेटर था, जो मिलिट्री का जो शासक था, इसके ऊपर तो सबकी नजर थी क्योंकि वो जो सारे वायलेंस हो रहे थे हसीना वाजिद के टाइम में, वो तो इन्हीं के द्वारा हो रहे इन्हीं थे। के और जरिए हो रहे थे। कंट्रोल तो उनके पास था, हसीना वाजिद के पास। बहरहाल जो खबर है कि उनको तब्दील कर दिया गया है और रिशफल कर दिया गया है। उनको जेल में नहीं बंद किया गया, उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला, उनको बहुत सबक से जो है उन्होंने उनको उन्होंने उन्होंने खैरियत से ट्रांजिशन वाला दौर जो है वो निकाल दिया, हुकूमत बदलने में, इसमें उसमें सब में अच्छा काम किया। मुझे लगता है इनके साथ साथ नंबर वॉशिंगटन में भी बढ़ रहे होंगे जरूर, चूंकि चीजें जब बनती हैं वो कहीं कहीं और से भी कुछ चीजें चलती हैं। अच्छा, अब चलते हैं, श्रीलंका के प्रेसिडेंट भारत आए हुए थे AI समिट में, जहां वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो है वो डॉग जो है वो उसने बेइज्जती करा दी। उस वक्त ये भी यहाँ मौजूद थे। क्या कुछ था भारत और श्रीलंका के बीच में, क्या हुआ? ये गलगोटिया वाली तो अलग बात है, वो कुत्ते का मामला तो अलग है कि वो हमारे प्रोग्राम के लिए मतलब मौजूद नहीं है। हम लोग जो है श्रीलंका और इंडिया के रिश्ते बढ़ते हुए रिश्ते। जी, ये श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं इनके पास भारत का इनविटेशन गया था कि वो AI समिट जो अभी बहुत लंबा चौड़ा समिट हुआ था जिसके ऊपर प्रोटेस्ट भी हुआ और बहुत सारी चीजें हुई। तो हम और आप जो हैं वो श्रीलंका के ऊपर ही केंद्रित करते हैं, जिसमें श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने कहा कि AI का पीसफुल यूज जो है उसके लिए श्रीलंका जो है वचनबद्ध है। और उसके बाद जो है भारत जैसे भी श्रीलंका को कहेगा AI के हवाले से तो वो श्रीलंका भारत का साथ है। इसके साथ साथ वो मोदी साहब से भी मिले, जयशंकर साहब से भी मिले और वो मतलब एक जनरल बायलैटरल, हालांकि ये इनविटेशन आया था प्रोग्राम का लेकिन उसको उन्होंने बायलैटरल रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत कुछ इसमें मतलब ऐसी कहने वाली बात नहीं है, जो कि बहुत ही मतलब वो एक रूटीन चीज थी जी जो जी कि जी, इंडिया रूटीन और चीज थी। नेपाल जी हाँ, के भारत और श्रीलंका के बीच में आपसी ताल्लुकात, कोऑपरेशन, उस सब पर बात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, नहीं तो हम आपसे कुछ और बात करते। वक्त की कमी की वजह से मुझे यहीं रोकना पड़ रहा है। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।